राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम आपको 1 ईयर का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे, इनमें से कौन एक निवेश यंत्र का उदाहरण है। यानी कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल पूछा है आपसे, तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। सही जवाब है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को आके टिक कर देंगे, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो कौन एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। एज माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र होता है, ओपरा मिनी भी वेब ब्राउज़र है, बिंग एक सर्च इंजन है और क्रोम वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो बिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं, ये याद रखेंगे। लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 किस सन में बनी। तो ये बनी थी 2021 में, जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीआर का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ डीडीआर, इसका होता है डबल डेटा रेट। आगे बढ़ेंगे। एक प्रोसेसर की क्लॉक दर को किस में मापा जाता है। जैसे कि हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर या फिर मीटर में, ऐसे ही प्रोसेसर को मेजर किया जाता है गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में आंतरिक हार्डवेयर है, यानी कि इंटरनल हार्डवेयर पूछा गया है। तो माइक एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, प्रिंटर एक्सटर्नल हार्डवेयर, स्कैनर भी एक्सटर्नल हार्डवेयर, और प्रोसेसर जो होता है, यानी कि जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, ये होता है इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम कौन सी मेमोरी है। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी भी इसको बोला जाता है, और रोम को परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच टी टी पी एस का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ एच टी टी पी एस, ये आपको आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का पूर्ण रूप है। आईसी सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में लगी रहती है, चाहे वो चार्जर हो या फिर मोबाइल हो। तो आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एम एस पेंट में डिफॉल्ट पेज टाइटल क्या होता है। अगर हम एम एस पेंट ऑन करें, जैसे मैंने विंडोज आर टाइप किया है, यहाँ पे एम एस पेंट ऑन करने के लिए एम एस पेंट लिखते हैं, और डिफ़ॉल्ट टाइटल यहाँ पे मिलेगा आपको अनटाइटल्ड। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अनटाइटल्ड इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस पेंट में किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर यानी कि अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो इसका जवाब आपको प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट टूल, यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। टेक्स्ट टूल लेके मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा मोहित, ये मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। मुझे इसको बिना इरेज किए कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, या फिर एरो कीज आप यूज कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट और ए दबाएंगे, ये ऑल कैप्स हो जाएगा, यानी कि अपर केस कैपिटल लेटर। तो ये होता है इसका शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस पेंट में ड्राइंग पेज को फुल स्क्रीन में करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। ड्राइंग पेज को, यानी कि आपने जो ड्राइंग बना रखी है उसको आपको फुल स्क्रीन में देखना है, तो उसका क्या शॉर्टकट की होता है। तो इसका शॉर्टकट की होता है F11। ठीक है, F11 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप किसी भी ड्राइंग को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। तो F11 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एम एस वर्ड 2007 में किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। जैसे मान लो ये टेक्स्ट टाइप किया गया है, इसको मुझे डबल अंडरलाइन करना है, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डबल अंडरलाइन यहाँ पे हो चुकी है। हटाने के लिए भी वही दबा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डी।
तो ये हट गई डबल अंडरलाइन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और डी। कंट्रोल यू मत करना, कंट्रोल यू होता है सिंगल अंडरलाइन को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, डबल अंडरलाइन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में कर्सर के बाईं ओर एक वर्ड डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो ये बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ, और मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, ये मैंने लिखा। मुझे एक एक वर्ड डिलीट करना है। अगर हम नॉर्मली बैक स्पेस दबाते हैं तो इससे क्या होता है, एक एक लेटर डिलीट होता है। मुझे एक एक वर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए होता है कंट्रोल और बैक स्पेस, ठीक है। तो कंट्रोल बैक स्पेस एक एक वर्ड को डिलीट करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कंट्रोल बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, MS वर्ड 2007 में F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर नॉर्मली डेस्कटॉप में F5 किसके लिए प्रयोग होता है पूछा जाता तो आप रिफ्रेश को टिक करते, लेकिन यहाँ पे F5 होता है गो टू ऑप्शन के लिए। जैसे कंट्रोल जी मैंने दबाया, इससे क्या खुला, गो टू ऑप्शन। यहाँ पे पूछ रहा है इंटर पेज नंबर, जैसे मुझे जाना है मान लो 8वें पेज नंबर में जाना है, तो यहाँ पे 8 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये 8वें पेज नंबर में हम पहुँच जाएंगे। अगर मुझे वापस से उसी पेज नंबर में जाना है तो वो पेज नंबर टाइप करेंगे और गो टू क्लिक करेंगे, तो ये पहुँच जाएगा उसी पेज नंबर पे। तो गो टू का काम ये होता है किसी भी स्पेसिफिक पेज में जाने के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल जी तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन गो टू का यहाँ पे शॉर्टकट होता है F5, ठीक है। F5 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको यही आंसर देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए F5, ठीक है, गो टू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, MS वर्ड 2007 में टेबल को ड्रॉ करते समय सर्वाधिक कॉलम्स कितने रखे जा सकते हैं। जैसे हम एक टेबल बना दें कोई भी, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने रख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। टेबल में गए, फिर इसके बाद गए इंसर्ट टेबल में, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कॉलम्स को रैंडम डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाले इतने। तो यहाँ पे एक वार्निंग आए कि मिनिमम हम कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 63। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पूछा गया है, तो जवाब हो जाएगा हमारा 63। हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, MS वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज को सबसे बड़ा कितना रखा जा सकता है। अच्छा, बहुत से लोग इसका गलत जवाब देंगे। वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पे सर मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है, लेकिन उनका जवाब हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, तो ये होता है 1638। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रैक्टिकली दिखा देते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज कर दिया, रैंडम डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे वार्निंग आई मिनिमम कितना रख सकते हैं 1 पॉइंट्स और मैक्सिमम 1638 पॉइंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, MS पावर पॉइंट 2007 में क्या बनाते हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट 2007 में क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। गलती से भी स्लाइड टिक मत कर देना, स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर बनाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2007 में सर्वाधिक जूम लेवल कितना होता है। पावर पॉइंट और एक्सेल में सेम होता है 2007 वाले वर्जन में। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ। पावर पॉइंट ओपन करते हैं, पावर पॉइंट ओपन हो गया। सर्वाधिक जूम लेवल कितना होता है यहाँ पे, 400% होता है। और सबसे कम जो जूम लेवल होता है वो 10% होता है। अगर डिफ़ॉल्ट की बात करेगा तो डिफ़ॉल्ट सभी में सेम होता है 100%, ठीक है। तो ये हो गया इसका जवाब। क्या पूछा गया है सर्वाधिक, तो हो जाएगा 400%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2007 में नई स्लाइड को डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। इसका जवाब 80% लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में। अब मैं आपको अंतर दिखा देता हूँ। जैसे मुझे इसी के नीचे एक नई स्लाइड ऐड करनी है, नई स्लाइड डालनी है, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल M, ठीक है। कंट्रोल और M कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इसी के नीचे एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर पूछा गया है कि नई प्रेजेंटेशन ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो इसका होता है कंट्रोल N, ठीक है। कंट्रोल N होता है न्यू प्रेजेंटेशन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंटेशन 2 आ गया है। और कंट्रोल M किसके लिए होता है, न्यू स्लाइड को डालने के लिए, ठीक है। तो ये कंफ्यूज आप नहीं करेंगे एग्जाम में।
तो यहाँ पे पूछा गया है नई स्लाइड डालने के लिए, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है MS एक्सेल 2007 में एक डेटा शीट में कितने सेल्स होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होते हैं एक डेटा शीट में, यानी कि एक वर्क शीट में। तो ये रही एक वर्क शीट। तो ये पूछा गया कि ये जो बॉक्सेस हैं ये कितने हैं टोटल। तो अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का आइडिया है तो आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होती है ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 10,48,576 ये होती है नंबर ऑफ रोज। और कॉलम्स कितने होते हैं कोई बताएगा मेरे को, आप में से कोई भी बता सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। 16,384 ये होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो कॉलम्स लेटर लास्ट कौन सा होता है इसको भी याद रखेंगे, XFD होता है लास्ट लेटर, ठीक है। और रोज तो नंबर्स में ही होती हैं तो लास्ट ही यहीं तक जाती हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंट्रोल डाउन एरो में दबा देता हूँ। तो देखो लास्ट नंबर ऑफ रोज में हम पहुंच गए 10,48,576, ठीक है। वापस ऊपर जाने के लिए कंट्रोल और अप एरो मैंने दबाया, वापस ऊपर हम पहुंच गए। अब लास्ट कॉलम लेटर में मुझे जाना है तो कंट्रोल और राइट एरो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम लेटर XFD में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिफ़ॉल्ट सेल एड्रेस कौन सा होता है। तो डिफ़ॉल्ट सेल एड्रेस यानी कि जो पहला सेल होता है उसका नाम क्या होता है, A1 होता है, ठीक है। तो अगर इसमें होगा तो वो क्वेश्चन उसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो मैंने बताया आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आपको एक नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, बड़ी सी वैल्यू आपको मिलेगी 17,17,98,69,174। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये है, ये ऊपर पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे फोकस करना। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 × 2 दिख रहा है, यानी कि 3R और 2C। इसका मतलब क्या हुआ, 2 कॉलम्स और 3 रोज। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स कितने आएंगे, 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इतना आएगा 17,17,98,69,174। तो ये नंबर ऑफ टोटल सेल्स हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है। 2007 में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती हैं 3, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अगर 2016 या उसके बाद के जितने भी वर्जन्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप 1 टिक करेंगे, उसमें केवल एक ही सीट होती है। लेकिन 2007 में पूछा गया है तो यहाँ पे कितनी सीट होती हैं, 3 सीटें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि MS एक्सेल 2007 में फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट कुंजी होती है, यानी कि जो फॉर्मेट सेल ऑप्शन आपके पास खुलता है उसकी शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे पूछी गई है। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल 1, ठीक है। कंट्रोल 1 दबाएंगे, लेकिन जो नंबर हम 1 टाइप करेंगे वो न्यूमेरिक साइड से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट सेल्स की शॉर्टकट कुंजी। तो कंट्रोल 1 ऑप्शन नंबर बी में है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट सेल एड्रेस कौन सा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिफ़ॉल्ट सेल एड्रेस कौन सा होता है, तो वो होता है A1, ठीक है। A0 से शुरू नहीं होता है, A1 से शुरू होता है। आगे बढ़ेंगे। MS एक्सेल 2007 में मर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है, तो आप गलती से भी मर्ज एंड सेंटर की टिक नहीं करेंगे, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो दोनों का अंतर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक नॉर्मल मर्ज करूँगा, देखो मैंने किया मर्ज सेल्स, यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा कंप्यूटर, और इसी के बगल में मैं मर्ज सेंटर करूँगा। यहाँ पे जाएंगे और मर्ज सेंटर में जाएंगे, तो ये मैंने मर्ज सेंटर किया। यहाँ पे भी मैंने लिखा कंप्यूटर। दोनों में आपको अंतर पता चल रहा होगा, ये नॉर्मल मर्ज है और ये मर्ज एंड सेंटर है, ठीक है। मर्ज भी है और सेंटर में भी डेटा है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मर्ज की शॉर्टकट की। तो मर्ज की शॉर्टकट की क्या होती है, प्रॉपर शॉर्टकट की तो नहीं है, लेकिन
नॉर्मल हम कीबोर्ड बेसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे अल्ट एच एम एम। तो ये होता है मर्ज की शॉर्टकट की। अगर मर्ज सेंटर पूछता तो इसका क्या होता है, अल्ट एच एम सी होता है, अल्ट एच एम सी। तो यहाँ पे मैं दोनों बार लिख के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टुडे, यहाँ पे भी मैंने लिखा टुडे। तो ये मर्ज सेंटर था, ये नॉर्मल मर्ज था। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे। फिर अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसको टिक करते हैं। तो पूछा गया है मर्ज की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेज मेकर 7.0 में पेज को फिट ऑन स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। पेज को फिट ऑन स्क्रीन करना है, यानी कि पेज आपने बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है या बहुत कम जूम इन कर रखा है, मतलब कि बहुत कम जूम आउट कर रखा है, तो उसको फिट ऑन स्क्रीन में रखना है। तो क्या शॉर्टकट की होता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। पेज मेकर ऑन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं PM70। ये पेज मेकर को ऑन करने की कमांड है, ठीक है, पेज मेकर 7.0 वाले वर्जन को। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि वर्कलोड आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ, तो ये ऑन हो गया है, इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, इसको भी मैं क्लोज़ कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक पेज लेता हूँ, कंट्रोल एन से एंटर करता हूँ। पेज को मैं जूम कर देता हूँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए। पेज को मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया, ये देखो। मुझे पेज को फिट ऑन स्क्रीन में रखना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल और जीरो दबाएंगे। तो कंट्रोल जीरो होता है फिट ऑन स्क्रीन। अगर एक्चुअल साइज पूछेगा कभी तो वो होता है कंट्रोल और वन, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल साइज, फिट ऑन स्क्रीन के लिए कंट्रोल जीरो। तो पूछा गया है यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल जीरो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा गया है पेज मेकर 7.0 में डिफॉल्ट पेज टाइटल होता है। तो पेज मेकर 7.0 हमने ऑन किया ही है, इसका डिफ़ॉल्ट पेज टाइटल मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये सॉरी अनटाइटल्ड वन होता है, ठीक है। तो पेज मेकर 7.0 का डिफ़ॉल्ट टाइटल क्या होता है, अनटाइटल्ड वन। केवल अनटाइटल्ड किसका था, वो था MS पेंट का, ठीक है। तो अनटाइटल्ड वन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पेज मेकर 7.0 में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। इसको 90% स्टूडेंट्स एग्जाम में गलत टिक करके आते हैं। वो टिक करके आते हैं F12 पे। F12 पे होता है माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयरों में सेव एज करने का शॉर्टकट, ठीक है। तो एडोब के जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि हम पेज मेकर और फोटोशॉप का 7.0 वर्जन यूज करते हैं, तो यहाँ पे होता है कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस होता है सेव एज करने का शॉर्टकट। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ। मुझे जैसे सेव एज करना है, कंट्रोल शिफ्ट मैंने दबाए रखा है, एस दबाया कीबोर्ड से, सेव एज ऑप्शन खुल के यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, फोटोशॉप 7.0 में पेंसिल टूल की शॉर्टकट कुंजी होती है। मुझे पता है कि इसको बहुत से लोग गलत टिक करके आते हैं, फिर खुद पे उनको रिग्रेट होता है कि मैंने ये गलत टिक कर दिया, मुझे ये आता था करके। तो पेंसिल टूल का शॉर्टकट पूछा जाएगा या फिर ब्रश टूल का शॉर्टकट पूछा जाएगा, तो वो होता है बी, ठीक है। तो बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इसको अभी प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ। फोटोशॉप ऑन करते हैं, विंडोज़ R, यहाँ पे टाइप करते हैं फोटोशॉप की स्पेलिंग, एंटर करते हैं। फोटोशॉप ऑन होगा, ठीक है, ये ऑन हो रहा है। हाँ, तो फोटोशॉप ऑन हो गया है। तो ब्रश टूल या पेंसिल टूल का शॉर्टकट मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों का क्या होता है, बी होता है, वही यहाँ पे पूछा गया है। गलती से भी पेंसिल टूल आया तो पी टिक मत करना। तो पी किसका होता है, पेन टूल का होता है, ठीक है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे, फिर इतना तो आप समझदार हैं ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फोटोशॉप 7.0 में पासपोर्ट साइज फोटो की लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, पहले चौड़ाई को डाल देते हैं फिर लंबाई को डाल देते हैं, उनका आंसर हो जाता है गलत। पहले जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। क्या पूछा गया है, फर्स्ट लंबाई फिर चौड़ाई पूछा गया है। तो लंबाई कितनी होती है, 1.5 इंच होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 1.15 इंच होती है, ठीक है। तो ये होती है पासपोर्ट साइज की फोटो की लंबाई और चौड़ाई। अगर चौड़ाई लंबाई पहले पूछा होता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नीचे पे, फोटोशॉप 7.0 में कर्व टूल की शॉर्टकट कुंजी होती है।
फोटोशॉप 7.0 में कर्व टूल की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल एम। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो यहाँ से कोई भी ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये ओपन कर लिया। कंट्रोल एम में दबाऊंगा कर्व ऑप्शन, तो ये ग्राफ से आप ऊपर अगर करेंगे तो इसकी लाइटनेस बढ़ेगी, अगर आप इसको नीचे को करेंगे तो ये इमेज डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम होता है कर्व टूल का, बाकी और भी काम होते हैं। तो कंट्रोल एम शॉर्टकट हो जाएगा फिर कर्व टूल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। HTML से क्वेश्चन है, HTML में क्या बनाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है HTML का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML में क्या बनाते हैं कभी भी पूछा जाएगा, तो HTML में हम बनाते हैं वेब पेजेस। बहुत से लोग वेबसाइट टिक करेंगे लेकिन जवाब उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है HTML में, जिसको बोलते हैं वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में कौन सा टैग फॉन्ट कलर को नीले कलर में बदलेगा। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल ही बना के दिखा देता हूँ। विंडोज़ R मैंने दबाया, यहाँ पे मैं नोटपैड टाइप करता हूँ, नोटपैड ओपन हो गया, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। वैसे यहाँ पे टाइप है ही पहले से, तो यहाँ पे वही कोड डाल रखा है, फॉन्ट स्टाइल बराबर कलर कोलन ब्लू, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर करके। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम HT करके लिख देता हूँ शॉर्टकट में। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन इसका प्रॉपर लगाएंगे HTML करके। ठीक है, तो विंडो डी मैंने दबाया, मिनिमाइज किया, ये HT करके आया। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ब्लू कलर आ गया। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर कोलन ब्लू की जगह पे कलर कोलन रेड येलो जो भी तुम्हें रखना है वो रख सकते हैं। रेड मैंने रखा, देखो सेव किया। अब मैं वेब पेजेस को रिफ्रेश करूँगा यहाँ से, देखो रेड कलर आ गया। तो ये होता है फिर कलर को चेंज करने के लिए टैग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मुझे पूरा करेक्ट लग रहा है और बाकी ऑप्शन गलत है। फॉन्ट स्टाइल बराबर इन्वर्टेड कॉमा में कलर कोलन ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है, इनमें से कौन सा टैग एक चेक बॉक्स को बनाता है। ठीक है, तो चेक बॉक्स को बनाने के लिए टैग होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इनपुट टाइप बराबर चेक बॉक्स तो लिखा है, आईडी बराबर CH के लिखा है। ठीक है, यहाँ पे चेक बॉक्स अलग अलग लिखा है, गैप है इनके बीच में, तो ये कोड काम नहीं करेगा। और यहाँ पे भी चेक बॉक्स अलग अलग लिखा है, यहाँ पे तो CK बॉक्स लिखा है, ये वैसे ही गलत है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं एक चेक बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप बराबर इन्वर्टेड कॉमा चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स से लिखने के बाद क्या लिखेंगे, आईडी बराबर CH के। ठीक है, तो ये लिखेंगे आईडी बराबर CH के, आईडी बराबर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे CH के। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके आगे मैं लिख देता हूँ जैसे मैंने जनवरी लिखा, चलो इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे देखो रिफ्रेश करता हूँ, ये चेक बॉक्स आ गया जनवरी के आगे, तो ये होता है चेक बॉक्स के लिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे फिर ये किसके लिए होता है करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टैग एक टेबल बनाने में उपयोग नहीं होता है। ठीक है, टेबल बनाने में जो टैग उपयोग होते हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है TD, TD किसके लिए होता है, टेबल डेटा इनपुट करने के लिए। और एक होता है TR, टेबल रोज अगर आपको डालनी है तो उसके लिए होता है। TH किसके लिए होता है, टेबल हेडिंग के लिए होता है, लेकिन TM यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो TM करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि कोरल ड्रॉ 12 में रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट कुंजी होती है, तो रेक्टेंगल टूल की होती है F6 शॉर्टकट कुंजी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ। कोरल ड्रॉ 12 ओपन कर लेते हैं, इसके लिए होता है कोरल DRW। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि वर्कलोड आपको मैंने बता ही दिया है।
न्यू में जाएंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, इसका शॉर्टकट कुंजी आप देख ही सकते हैं क्या चीज़ आ रहा है, F6 लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। कोरल ड्रॉ 12 में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। एक फाइल में आपको इसमें बना के दिखा देता हूँ, इसका फिर एक्सटेंशन समझा देता हूँ क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है पहचान, ठीक है। जैसे पीडीएफ फाइल है, उसके नेम के पीछे लिखा रहता है डॉट पीडीएफ करके, तो ऐसे ही कोरल ड्रॉ की जो फाइल बनेगी उसके पीछे क्या लिखा रहेगा ये मैं आपको प्रैक्टिकल ही बता देता हूँ। फिर पहले इसको सेव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप में। यहाँ पे मैंने REC करके सेव कर दिया इसको, ठीक है। विंडोज़ D मैंने दबाया। अब REC को ढूंढते हैं, ये रहा REC। राइट क्लिक मैंने किया, शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे मैं गया प्रॉपर्टीज में, तो देखो .cdr, तो ये होता है कोरल ड्रॉ की फाइल का एक्सटेंशन। जैसे ये HTML फाइल थी, इसका एक्सटेंशन होता है .html, ठीक है। ये देखो .html, इसका मतलब होता है एक फाइल की पहचान। तो आप समझ ही चुके होंगे फिर कोरल ड्रॉ फाइल की जो पहचान होती है क्या होती है, .cdr होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ 12 में पॉलीगॉन टूल की शॉर्टकट कुंजी होती है। पॉलीगॉन टूल की शॉर्टकट कुंजी होती है वाई, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, ये रहा पॉलीगॉन टूल, क्या शॉर्टकट दिखा रहा है, वाई, ठीक है, ओनली वाई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा रहा है यहाँ पे पढ़ेंगे जरा। कोरल ड्रॉ 12 में कुल कितने मेन्यू बार होते हैं। तो कोरल ड्रॉ 12 में 11 मेन्यू बार होते हैं। कितने होते हैं, 11। मैं आपको गिना भी देता हूँ इनको कितने होते हैं करके। कोरल ड्रॉ 12 ओपन करते हैं, फर्स्ट ए हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ए हो गया, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th और लास्ट है 11th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया और कब किया, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था, वो किया था डेनिस रीची ने 1972 में, ठीक है। कौन से लैब में किया था, बेल लैब्स। बेल लैब्स कहाँ है, USA में है। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुल कितने कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा हिंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे होता है इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ऐसे करके मतलब कीवर्ड्स होते हैं, ये होते हैं 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोड से क्या आउटपुट मिलेगा। इस कोड को मैं पहले कॉपी कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। मुझे तो पता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने ही बनाया है, तो आउटपुट आपको मैं इसका प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ। बहुत से लोग कोड को गैस करके सोच रहे होंगे इंट ए बराबर इतना दिया है तो यही प्रिंट होके आएगा, लेकिन उनका जवाब हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसका प्रिंट आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा कंप्यूटर, क्योंकि प्रिंट ऐप में क्या लिखा है, कंप्यूटर, और वैल्यू यहाँ पे एक ही दे रखी है, लेकिन यही आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ। प्रोग्रामिंग का ओपन कर लेते हैं फिर, देव C++। Ctrl N दबाते हैं, न्यू पेज लेते हैं, यहाँ पे कोड को पेस्ट करते हैं, Ctrl S से सेव करते हैं डेस्कटॉप लोकेशन। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मैंने लिख दिया जैसे C प्रो लिख देता हूँ मैं, .c करके लिख देता हूँ, ठीक है। .c इसका एक्सटेंशन होता है। इसको कंपाइल करते हैं F9 से, यहाँ पे 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स आनी चाहिए, फिर F10 से रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो कंप्यूटर आउटपुट हमें देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा फिर, डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट कोड है, निम्न कोड से क्या आउटपुट मिलेगा। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे इंट डी बराबर 100 दे रखा है, परसेंट डी दिया है, डी की वैल्यू भी दी है, और लेकिन यहाँ पे 100 आ जाएगा, लेकिन उनका जवाब हो जाएगा गलत। यहाँ पे आएगा एक कंपाइल एरर, ठीक है। कंपाइल एरर यहाँ पे एक देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, इससे ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ जरा मैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। F9 से मैंने कंपाइल किया, देखो कंपाइलिंग एरर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो पिछले वाले कोड का ही हमें आउटपुट देखने को मिलेगा जो कि आया था कंप्यूटर, देखो। तो ये एरर आता है, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे कंप्यूटर कहीं पे लिखा ही नहीं था, तो इसमें आता है कंपाइलिंग एरर।
कंपाइलिंग एरर क्यों आया ये मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, जो सी लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है, यानी कि अगर आपने स्मॉल में डी लिखा है तो प्रिंट ऐप में भी आपको स्मॉल में ही डी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल डी लिखा है, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। यहाँ पे मैं स्मॉल में डी लिखता हूँ, इसको सेव करके कंपाइल करके रन करता हूँ तो आपको 100 आउटपुट देखने को मिलेगा। ये देखो मिला। तो सी लैंग्वेज क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि हमने ऊपर अगर कैपिटल में लेटर लिखा है इंट में, तो यहाँ प्रिंट ऐप में भी वही सेम लेटर हमें लिखना पड़ेगा। तो कंपाइलिंग एरर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर ये मैंने आपको प्रैक्टिकल ही दिखा दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके जो कोड होते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर में टाइप किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन दो चार नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कोड ब्लॉक्स हो गया, VS कोड हो गया, टर्बो C++ हो गया और देव C++ हो गया, ठीक है। तो देव और टर्बो तो यहाँ पे है नहीं, VS और कोड ब्लॉक्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 45 क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से बताए। आई होप आप इनको एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।